में इंडिया के अंदर दो महत्वपूर्ण मुद्दे चल रहे हैं। कौन से? ताजमहल या तेजो महल, ये और दूसरा ज्ञान व्यापी मॉस्क। इन दोनों के बारे में आज के सेशन में चर्चा की जाएगी। चर्चा इसलिए नहीं की जाएगी कि इनके बारे में चर्चा करने से मुझे आपको ज्ञानवर्धन में मजा आएगा, जी नहीं। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में कल इनके ऊपर सुनवाई होने वाली है। किस पर? ताजमहल पर, तेजो महल पर चर्चा करेंगे। क्या है ये पूरी कहानी, विस्तार से समझते हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि असल में ताजमहल है ही नहीं, ये तो एक शिव मंदिर है। क्या ये केवल एक कोरी कल्पना है या इस बात के पीछे कोई आधार है? आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। वहीं दूसरी ओर काशी विश्वनाथ बाबा के जस्ट साइड में बनी हुई ज्ञानव्यापी मस्जिद में हो रहे सर्वे की भी चर्चा करेंगे, जिसमें चर्चा है कि इस मस्जिद में कुछ इस प्रकार के प्रमाण उपलब्ध हैं कि वो एक हिंदू मंदिर होने के सारे फर्ज निभाता है। इन दोनों चीजों के बारे में आज के सेशन में चर्चा की जाएगी। ये चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ इसी प्रकार के सर्वे कभी बाबरी मस्जिद के लिए करवाए गए थे। कुछ इसी प्रकार के चर्चे बाबरी मस्जिद के भी रहे थे। आज वहां पर भव्य राम मंदिर बन रहा है। चलिए चर्चा करते हैं। क्या है सारी न्यूज? इंडियन हेरिटेज से जुड़ी है, हिस्ट्री की भी चर्चा होगी। केवल और केवल आप लोगों को न्यूज नहीं, इसके साथ साथ जुड़े हुए तथ्य भी बताए जाएंगे। कहां से विवाद निकला बताने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। ज्ञानव्यापी मस्जिद बनारस वाराणसी में, ताजमहल आप लोग सब जानते हैं, भारत उसे 7 वंडर में डलवाने का खूब प्रयास किया है। आइए चर्चा करते हैं। यहां पर देखिए आपको एक न्यूज आती हुई दिखाई देगी। लोगों का यानी कि एक याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की है, और वो पिटीशन क्या है कि ताजमहल के 22 कमरे बंद हैं, उन्हें खुलवाया जाए। आप पूछेंगे कमरे बंद हैं खुलवाया जाए, ये क्या लॉजिक है? मजेदार बात यह है कि ये कमरे लगभग 83 साल से बंद हैं। आखिरी बार अंग्रेजों के समय खोले गए थे। याचिकाकर्ता का सबसे पहला तो दावा ही यही है, कमरा खुला के दिखा दो, इसमें क्या है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कमरा नहीं खोल रहा है। याचिकाकर्ता हाईकोर्ट में है, कमरा खोल के दिखाइए, इसमें क्या है? याचिकाकर्ता का कहना है कि इसमें वो तमाम प्रमाण उपस्थित हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि ताजमहल नहीं, यह एक शिवालय यानी शिव मंदिर था। चर्चा करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर याचिकाकर्ता ने केवल और केवल अपनी कोर्ट के अंदर डाली गई याचिका में ताजमहल के अंदर बंद 22 कमरों को खुलवाने के लिए अपने द्वारा पिटीशन दायर की है, जिसके ऊपर कल सुनवाई संभावित है। आइए थोड़ा सा और बताते हैं। याचिकाकर्ता कहता है कि ताजमहल असल में एक मंदिर हुआ करता था जो कि एक पुराना शिव मंदिर है, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसे खोलकर नहीं दिखा रहा है। असल में यह तेजो महल था। महालय जैसे होता है ना शिवालय, ऐसे ही महालय, तेजो महालय। क्या है इसकी पूरी कहानी? जांच के लिए समिति गठित करने की यहां पर मांग कर रहे हैं याचिकाकर्ता, जो कि एक भाजपा नेता है। इनका कहना है कि यहां पर जांच करके यह सिद्ध किया जाए कि इन कमरों में आफ्टर ऑल है क्या। याचिकाकर्ता का दावा है। और आप पूछेंगे याचिकाकर्ता तो कुछ भी याचना कर देगा, लेकिन अगर हाईकोर्ट ने प्ली को स्वीकार कर लिया है, डिस्कशन पर जा रही है, यानी कि कुछ तो कंटेंट होगा, और उस कुछ कंटेंट में जो दावे हैं वो एक बार के लिए आपको सुन लेने चाहिए। एक तो वो दावा जो कि आप सबने आज तक पढ़ा है कि साहब शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल के लिए इसका निर्माण करवाया था। आप सबने फैक्ट्स को भी रट के याद किया हुआ है कि 1632 से लेकर के 1653 के बीच में इसका निर्माण हुआ था। अगर यह बात सत्य है कि यह सब प्रकार के निर्माण कार्य हुए थे, तो याचिकाकर्ता की भी बात एक बार सुन लीजिए, उसके तर्क क्या हैं एक बार जान लीजिए, क्योंकि तर्कों से ही तो आज का जनरेशन चलता है। तो चलिए तर्क सुन लीजिए याचिकाकर्ता के। इनका तर्क यह है कि यह असल में 1212 में एक राजा हुए जिनका नाम था परमाद्री देव। उन्होंने तेजो महालय बनवाया था। इस तेजो महालय का ही नाम बदल करके ताजमहल कर दिया गया। नंबर दूसरी बात, किसी भी मुगल कोर्ट, अब ये देखिए जिनका भी तर्क होता है, अब आप में से कुछ लोग ये कहेंगे
तर्क है कि कुतर्क है हम नहीं जानते। देखिए, आप लोग कुछ जाने या ना जाने, लेकिन जांच हो जाए तो बुराई क्या है, ये इस तर्क पर आधारित है। जांचकर्ता की, जांच करने वाले की यह डिमांड है कि किसी भी मुगल कोर्ट के पेपर में या क्रॉनिकल के अंदर ताजमहल का कहीं जिक्र नहीं है। आपको यह विवाद कहां से शुरू हुआ मैं वहां तक भी लेकर चलूंगा। ये कोई एक और कलाकार हैं जिनकी किताब से यह सारा बवाल मचा है। यह तो केवल याचिका करता है जिसने याचना करके हाईकोर्ट में डिमांड की है बात की। कहते हैं कि यदि यह 1632 से लेकर 1653 के बीच में बनाया गया था तो एक लेटर उपलब्ध है जो 1652 का है, जिसमें औरंगजेब ने अपने बाप से यानी शाहजहां से कहा था कि मकबरे की इमारत काफी पुरानी हो गई है। अगर कोई इतनी जल्दी नई बिल्डिंग को पुराना कह रहा है, इस पर फिर से सवाल खड़े होते हैं कि जिसको इतना भव्य तरीके से बनाया गया हो वो पुराना कैसे हो गया है। औरंगजेब के इस पत्र के मायने क्या निकाले जाए। याचिकाकर्ता के तमाम प्रश्नों के ऊपर ताजमहल के इतिहास को लेकर के 12 मई के दिन डिस्कशन एक्सपेक्टेड है, जो कि हम आपके सामने न्यूज के माध्यम से शो कर रहे हैं। 12 मई तक के लिए यह केस पोस्टपोन कर दिया गया था। अब थोड़ा और इतिहास में चलते हैं। इतिहास में चर्चा होती है एक लेखक की जिनका नाम है P.N. ओक। P.N. ओक नामक ये जो लेखक हैं, इनका जन्म 1917 में हुआ। ये ब्रिटिश सोल्जर थे और बाद में राइटर के रूप में अपना जीवन इन्होंने बिताया। 90 साल की उम्र में इन्होंने अपना देह त्यागा। ये हिस्टोरिकल चीजों के ऊपर अपनी किताबें लिखा करते थे। इंदौर के रहने वाले थे। इन्होंने अपनी किताब के अंदर वर्ष 1989 में एक किताब लॉन्च करी। उस किताब का नाम था ताजमहल द ट्रू स्टोरी, यानी कि यह कहानी बाहर कहां से आई, इसके बारे में मैं आपको यहां पर बातें बताता हूं कि अल्टीमेटली ताजमहल को लेकर विवाद कहां से शुरू हुआ, तथ्यात्मक रूप से लोगों के बीच में बहस कहां से शुरू हुई। ओक नामक इन व्यक्ति ने अपने द्वारा ये जो बात कही, उसमें इन्होंने कहा कि 1155 एडी के अंदर, एडी का मतलब आप लोग जिस एरा में जी रहे हैं ये 2022 एडी है, यानी कि लगभग यहां से 900 साल पहले 1155 एडी के अंदर, मतलब इसका निर्माण किया गया था। 17वीं सेंचुरी में इसका निर्माण नहीं हुआ है। 17वीं सेंचुरी से मतलब जो तथ्य आप बताते हैं कि 1632 से लेकर के 1653 के बीच में निर्माण हुआ, इसको 17वीं शती बोलते हैं। इसमें निर्माण नहीं हुआ, 1155 में इसका निर्माण हुआ था। और इनका आरोप है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस बात को जानता है, क्योंकि अंग्रेजों ने इन कमरों को खुलवा के देखा था और उसको देखने से इन्हें यह बात पता चल गई थी। अब साहब, इनके ही दावों में इसे तेजो महालय कहा गया था। इन्होंने अपनी पुस्तक में, जिसका नाम था ताजमहल द ट्रू स्टोरी, इसमें इन्होंने बकायदा इस बारे में सारी जानकारी लिखी है। इनका कहना है कि असल में ताजमहल राजपुताने के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था जय सिंह प्रथम। ये उनका महल था। हिंदू राजा हुए जिनका नाम था जय सिंह प्रथम, ये उनका महल था। और इसे असल में इस हिंदू महल के अंदर शिव मंदिर भी था और राजपूत रॉयल फैमिली के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, जयपुर के जो राजा थे उनके द्वारा। अब आप पूछेंगे, जयपुर के राजा थे और उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया, इसके क्या प्रमाण हैं? आइए इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। कहा जाता है कि इस जगह पर कब्जा कर लिया था किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। और यहां पर कब्जा करके, जैसा अभी तक पुराने के तथ्यों में यह आरोप लगता है और यह बात सच भी है, चाहे आप बाबरी मस्जिद के बारे में जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने वर्षों तक सुनवाई करी और बहस करी, उसमें भी यह बात निकल करके आई थी कि उस समय के जो मुस्लिम आक्रांता थे, क्योंकि मुस्लिम्स की पैदाइश कभी इंडिया में थी ही नहीं, ये इन्वेडर्स थे। तो जो इन्वेडर्स इंडिया आए, इन्होंने हिंदू टेंपल्स को तोड़कर उनके ऊपर मस्जिद नुमा, मकबरा नुमा संरचनाओं का निर्माण किया था। ये मकबरा शैली इंडियन शैली थी नहीं, ये इस्लामिक शैली थी, अरेबिक शैली थी। तो जो बाबरी मस्जिद था, जिसके अंदर पुरातत्व विभाग ने खोज करके जिसके बारे में जानकारी जुटाई थी, इसी प्रकार से बहुत सारे टेंपल्स को, जिनकी बुनियादें तो वैसे ही रखी गई, उन्हें नहीं पता था कि एक समय ऐसा भी आएगा जिस समय
उनके नामो निशान खत्म हो जाएंगे, उनका शासन पाठ चला जाएगा। साथियों, उन मंदिरों को तोड़कर जब मॉस्क निर्मित किए गए तो आज लोगों की डिमांड यह है कि मॉस्क के ऊपर का जो हिस्सा है वो तो चलो नवनिर्मित है, लेकिन जो नीचे का हिस्सा है वो नीचे का हिस्सा यह सिद्ध कर सकता है। और यही तो हुआ था कि रामलला विराजमान जो है उनके बारे में जो तथ्य मिले थे वो बाबरी मस्जिद के निचले अंश में मिले थे, यानी कि जहां से यह प्रूव हुआ था कि मंदिर यहां था, जिसको मैंडलाइज किया गया था। तो कहना है इस लेखक का अपनी पुस्तक में कि यहां पर भी बिल्कुल तेजो महालय के अवशेष मिलने संभावित हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है तो एक बार सर्वे करा लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा, ये कलाकार व्यक्ति था, इन्होंने वर्ष 2000 के अंदर, ये जो व्यक्ति है ना पीएन ओक, इनके द्वारा वर्ष 2000 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में इन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि तेजो महालय का सर्वे कराया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बात को मानने से इनकार कर दिया था। अब आप पूछेंगे कि ऐसे तो कोई कुछ भी मान ले, नहीं, इसके बारे में एक प्रमाण और दिया गया। और प्रमाण क्या था? असल में प्रमाण यह मिला कि जो, देखिए क्या होता था, जैसे आज आप लोग हैं, आप में से बहुत से लोग एक बहुत कॉमन सा प्रश्न करते हुए पाए जाते हैं। जैसे आपसे कोई यह कहता है कि बताइए कभी राम जी हुए थे या नहीं हुए थे, आप उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देते हैं। आपसे पूछा जाता है कि सीता माता हुई थी या नहीं, आप उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देते हैं। रीजन, उस समय का आपके पास कोई भी लिखित अभिलेख नहीं है। अगर आपको यह पता होता कि उस समय के लोग लिख करके कि आने वाली पीढ़ियां, जो कलयुग आएगा वो उन पर सवाल खड़ा करेगा, तो शायद वो भी दीवारों पर कुछ लिखवा के जाते कि हां हम पैदा हुए थे। मैं थोड़ा सा आपको लाइटर नोट पर एक बात बताता हूं। कभी शमशान भूमि की यात्रा की हो, कई बार आप किसी अर्थी को कंधा देते हुए शमशान भूमि में जब जाएं तो आप वहां पर एक नजारा देखेंगे। नजारा क्या? कुछ सीटें, बेंचेस वहां लगी होती हैं। उन बेंचेस पर गुदा गुदा कर, खोद खोद कर लिखवाया होता है कि ये इनके द्वारा दान की गई है, उनका स्वर्गवास इस समय पर हुआ है। ऐसा क्यों करते हैं भाई? क्योंकि आने वाली पीढ़ी का भरोसा नहीं है ना, वो ये मानने से ही इनकार कर दे कि हमारे एंसेस्टर्स कभी हुए थे। जब राम जी के ऊपर सवाल खड़े हो सकते हैं, उन लोगों पर सवाल खड़े हो सकते हैं जिन्होंने, देखिए आज हम हर साइंस की क्रिएटिविटी का क्रेडिट जो है वो उठा करके अंग्रेजों को दे देते हैं, लेकिन आप अपनी माइथोलॉजिकल पुस्तकों को अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो उनमें बहुत सी चीजों के बारे में ऑलरेडी ज्ञान लिखा हुआ है। सत जोजन के आनन कीना, हनुमान चालीसा में यह बताया हुआ है कि हनुमान जी ने कितनी मिनट में सूरज की यात्रा करी। कैलकुलेशंस है कि सूरज से लेकर अर्थ की दूरी कितनी है। यह हमारी माइथोलॉजिकल कहानियों में घुसी हुई चीजें हैं, लेकिन प्रमाण के अभाव में, क्योंकि साइंस में आप लोग प्रमाण मानते हैं, आप ये मानते हैं कि प्रूफ दीजिए कि यह बात सही है। मिडाइवल एज तक आते आते लोगों को यह बात समझ में आ गई कि आने वाली पीढ़ी बहुत निकम्मी होने वाली है, वो हमारे ऊपर डाउट करेगी। इसलिए साथियों, आपने बहुत सारे राजाओं के बारे में देखा होगा कि वो अपने साथ एक लेखक लेकर चला करते थे। आपको मालूम होगा, फिलहाल कुछ ही दिनों पहले एक मूवी आई थी ना, वो अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर, कौन, पद्मावत थी। पद्मावत मूवी में अगर आपने मूवी देखी हो तो खिलजी के साथ में भी आपने खुसरो ही था ना साथ में, जो उसके बारे में लिखता है, नहीं पता, मूवी ध्यान से देखा करो। उसमें अगर आप देखेंगे कि जो खिलजी है वो खिलजी अपने साथ में एक राइटर को बिठा कर रखता है। और आप यदि मूवी देखे हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, बिल्कुल तथ्यात्मक जानकारी मैं मिस कर रहा हूं, है ना, कि खिलजी अपने साथ हमेशा एक राइटर को रखा करता था और वो एक लाइन बोला करता था कि इतिहास के पन्नों में से इस जानकारी को मिटा दो कि मुझसे भी ताकतवर कोई व्यक्ति हुआ था। यानी मिडाइवल एरा में जो मुस्लिम इन्वेडर्स आए थे, इन्हें यह समझ में आ गया था कि जो बातें लिखित में रहेंगी लोग उन्हें ही मानेंगे। अगर आपको याद आए तो मीर काफिर था, नहीं एक और था, खुसरो भी था, है ना, अमीर खुसरो था, हाँ है ना, अमीर खुसरो था ना, ठीक है, गुड, मुझे ही सही से याद है यार, शाबाश। तो अमीर खुसरो जो है उसके द्वारा उस तरह की सारी जानकारियां, इसीलिए आपको मालूम होगा अमीर खुसरो के ही लिखी हुई पंक्तियों में राजस्थान में हुए जो साके थे, है ना, उनकी भी जानकारी वहीं से निकल कर आती है। फिर भी मैं तुरंत वापस मुद्दे पर आता हूं। मुद्दा यह है
कि उस समय के राजाओं को भी यह समझ में आ गया था कि आने वाली पीढ़ी हम पर डाउट करेगी। ऐसी स्थिति में उन राजाओं ने दीवारों पर लिखवाना शुरू कर दिया था। आप और हमारी तरह नहीं कि कोई भी पत्थर देखा और वहां पर लिख दिया ए लव्स बी। आप भी प्रमाण लिख रहे हैं, इसे भी आप अपना अभिलेख कह सकते हैं। आपके द्वारा पत्थरों पर लिखी गई ये चीजें अगर गुदवा के लिखी रह जाएं तो शायद आने वाली पीढ़ियां आपके बारे में भी पढ़ लेंगी। लेकिन राजाओं ने अपने द्वारा अपने प्रमाण अभिलेखों पर लिखवाए कि आने वाली पीढ़ियां संदेह ना करें। इनमें से नौचौकी की पाल राजस्थान में एक ऐसी जगह है जहां पर मेवाड़ राजवंश के बारे में बहुत सारी जानकारियां पत्थरों पर लिखवाई गई हैं। यानी जिस पर आप जाकर के पढ़ें तो आपको यह पता चल जाएगा कि इसके बाद ये राजा हुए, इनके बाद ये राजा हुए। मिडाइवल एरा में बहुत से राजाओं ने अपने साथ में बहुत सारे राइटर्स को साथ में रखना शुरू कर दिया, जिन राइटर्स का काम ही इतिहास को संकलित करके रखना था। सर इतनी ज्यादा बातें आप क्यों कह रहे हो? आइए, मानसिंह के भी साथ में एक ऐसा ही अभिलेख, अभिलेख का मतलब समझ में आ गया, एक राइटिंग उसी समय की लिखी हुई मिलती है, जिसमें यह कहा जाता है कि जयपुर स्थित सिटी पैलेस, जयपुर के अंदर जो जयपुर का महल है जिसे सिटी पैलेस के नाम से आप जानते हैं, उसके अंदर यह जानकारी मिलती है कि राजा मानसिंह की हवेली के बदले शाहजहां ने राजा जय सिंह को 4 हवेलियां दी थी। मतलब समझ गए? ये लोग उस समय अपने साथ में सारी जानकारियां एकत्रित करते थे। उन जानकारियों में एक जानकारी यह लिखी हुई है कि शाहजहां ने 1 हवेली के बदले जय सिंह को 4 हवेलियां दी थी। अब बड़ा सवाल यह बनता है, शाहजहां ने कौन सी हवेली ली थी जिसके बदले 4 हवेलियां मिली? उन चारों हवेलियों के प्रमाण जयपुर में विद्वान है। आइए देखिए वो 4 हवेलियां कौन कौन सी है। राजा भगवान दास की हवेली, राजा माधो सिंह की हवेली, रूप सिंह बैरागी की हवेली और चांद सिंह पुत्र सूरज सिंह की हवेलियां। ये चारों हवेलियां, जैसे होता नहीं है कि भाई ये जगह तुम रख लो, इसकी बदले में हमको 4 जगह ये दे दो। कारण क्योंकि कहते हैं कि शाहजहां को मुमताज कह के मरी थी 12 बच्चों की मां, कि हमारी याद में कुछ ऐसी चीज बनाना, क्योंकि हमने सपने में देखा है कि हमारी मकबरा जो है वो दुनिया का सबसे खूबसूरत है। तो भाई साहब ऑब्वियसली ज्यादा प्यार करते होंगे राजा साहब, अपनी बीवी की याद में उन्होंने ऐसा मकबरा बनाने का निर्णय लिया होगा। लेकिन मकबरे के लिए इतना समय कौन लगाए? ऐसी स्थिति में उन्होंने एक महल का एक्सचेंज किया। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा ओक कहता है। मैं तो ओक की भाषा बोल रहा हूं जनाब, मैं तो होता ही कौन हूं? आई एम नॉट ए हिस्टोरियन, आई एम जस्ट ए स्टोरी टेलर, जस्ट लाइक ए टीचर। तो पीएन ओक जो है वो यहां पर अपने द्वारा दावों में जो बात कहता है, उस दावे में कहता है कि 16 दिसंबर 1633 का यह फरमान मार्केट में आज भी अवेलेबल है, जिसमें यह जानकारी मिलती है कि शाहजहां के फरमान में उन्होंने जय सिंह से संगमरमर मंगवाया था। अब मैं आपको संगमरमर की कहानी बताता हूं। राजस्थान के अंदर ना मकराना का मार्बल बहुत फेमस है भाई साहब। हमारे यहां का मार्बल, राजस्थान का मार्बल इतना प्रसिद्ध है, जैसे मैं आपको इस मार्बल की थोड़ा क्या है, मैं राजस्थान की बहुत ज्यादा तारीफ करता हूं, बह जाता हूं, फिर भी सुन लीजिए। राजस्थान के मार्बल की खूबसूरती यह है कि तापमान अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड भी टच कर रहा है और आप मकराना के मार्बल पर चल रहे हैं तो वो ठंडा मिलेगा। यह खूबसूरती है हमारे मार्बल की। इसी वजह से राजस्थान के मकराना का और किशनगढ़ का जो मार्बल है ना, इसकी डिमांड ऑल ओवर इंडिया रहती है। मैं जिस रूम में खड़ा होकर पढ़ा रहा हूं, इस पर भी मार्बल बिछा है, एकदम सफेद चक पत्थर होता है। और इसे बहुत से मॉन्यूमेंट में, जो ताजमहल है वो भी इसी से निर्मित है। गर्मी के दिनों में ताजमहल पर जाओगे आप, नंगे पैर भी चल के देखोगे, पैर नहीं जलेंगे आपके। ये खूबसूरती है हमारे मार्बल की। तो इस मार्बल को मंगवाया गया, तो इस मार्बल के अंदर जितना मार्बल मंगवाया गया उसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो इतने में तो ताजमहल बन के तैयार ही नहीं होता। भाई अगर आपने मार्बल मंगवाया तो वो मार्बल आपने जितना मंगवाया उतने से तो ताजमहल नहीं बनता। इसका मतलब ऑलरेडी इस जगह कुछ बना हुआ था। अब आपको यहां पर एक टॉम्ब बनाना था, एक मकबरा बनाना था, इसलिए आपने एक और मार्बल उससे मिलता जुलता बनवाया और मंगवाया। क्लियर है? ऐसा इनका कहना है। तो सर ये अचानक विवाद बाहर कैसे आ गया? क्या इससे पहले कोई विवाद नहीं था? बिल्कुल था। 1665 में पीएन ओक ने अपनी किताब में पहली बार इस बारे में दावा किया कि यह एक शिव मंदिर हुआ करता था।
2015 में आगरा के सिविल कोर्ट में ताजमहल को तेजो महाल मंदिर घोषित करने की याचिका दायर हुई थी। इसके साथ साथ 2017 में भाजपा सांसद विनय कटियार ने सीएम योगी से ताजमहल को तेजो महल घोषित करने की भी मांग की थी। अब आप फिर पूछेंगे, सर इतना ही विवाद है तो अल्टीमेटली कृपा अटकी कहां है? अब क्या खोद कर देखा जाए? क्या ये चाहते हैं कि अब ताजमहल को भी खोद कर देख लिया जाए? रुकिए जरा, असल में यहां पर लेखक की मांग यह है कि जो 22 कमरे 88 साल पहले, मैंने शुरुआत में 83 साल बोल दिए थे, मैं क्लियर करता हूं अपने आप को, आज से 88 साल पहले, 88 साल पहले यहां के 22 कमरे खोले गए थे, वो कमरे तब से लेकर आज तक बंद क्यों हैं? यह याचिकाकर्ता की डिमांड है। उसका कहना है कि 22 कमरे ऐसे बंद हैं जिन्हें अंग्रेजों ने खोलकर देख लिया था, उन्हें 1934 में खोल करके निरीक्षण करके देखा था, लेकिन आज तक ये कमरे बंद क्यों हैं? इन्हें खोलकर क्यों नहीं दिखा दिया जाता? एनालिसिस हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की नजर में क्यों नहीं कर दिया जाता कि इसमें ऐसा क्या है? अब आप पूछेंगे कि सर एक बात बताइए, जितना भी तर्क वितर्क हो रहा है इस पर लोगों का यानी कि दूसरे पक्ष का क्या कहना है या बुद्धिजीवियों का क्या कहना है? तो यहां पर एक बुद्धिजीवी है, उनका कहना है कि अगर आपको ताजमहल में कुछ भी करना है तो आपको यूनेस्को से पूछना पड़ेगा। अब साहब ये यूनेस्को पिक्चर में कहां से आ गया? असल में ताजमहल एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज भी है, और अगर आपको हेरिटेज में कुछ भी छेड़छाड़ करना होगा तो आपको उनसे ही परमिशन लेनी होती है। अब आप पूछेंगे, अच्छा बेटा देश हमारा, परमिशन उनसे लें, ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है। ले लीजिएगा, अगर नहीं ली परमिशन आपने तो वो आपके यहां से हेरिटेज का तमगा हटा देंगे। आप भावनाओं में बहके कह सकते हैं हटा दो, हमारे क्या, हमारे ही तो रहेगा वो। प्रभु वो आपके लिए उस तरह के महत्व से दूर हो जाएगा कि लोग अंतरराष्ट्रीय रूप से इसको देखने आए। अभी अंतरराष्ट्रीय रूप से जब लोग यूनेस्को की साइट पर देखते हैं कि कौन सी जगह घूमने जाना चाहिए तो वहां ताजमहल दिखता है टॉप पर, लेकिन अगर वो वहां से हट जाएगा तो टूरिज्म को बहुत नुकसान होगा। पूछने में कुछ नहीं जाता है, ताजमहल के बारे में जानकारियों में मिल सकता है। तो जनाब बात यह है कि यह जानकारी अगर ऐसी है तो फिर एएसआई तो भारत सरकार के अधीन ही आती है। एएसआई ने अभी तक अपनी तरफ से कोई बयान क्यों नहीं दिया? फरवरी 2018 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने आगरा कोर्ट में एफिडेविट में कहा कि ताजमहल में शिव मंदिर या तेजो महाल होने का जो दावा है वो काल्पनिक है। एफिडेविट दिया। अगेन याचिकाकर्ता क्या कहता है? खोल के दिखा दो, हम मान लेंगे। अब ये वही वाली बात है जैसे हमारे राजस्थान के अंदर कभी आप नाहरगढ़ आइए, जयगढ़ आइए, यहां कहा जाता है कि इन महलों में बड़ी मात्रा के अंदर गोल्ड के आभूषण विद्यमान हैं। अच्छा, मैं एक फिल्म है, अब तुम लोगों को फिर से फिल्म याद नहीं आएगी, एक अजय देवगन की फिल्म है बादशाह हो, यस। और यह प्रमाण सच है कि जब इमरजेंसी लगी थी तो इंदिरा गांधी जी ने उन महलों में उन कमरों को खुलवा करके वहां रखे गोल्ड को निकलवाया था। इस पर एक फिल्म बनी है बॉलीवुड में बादशाह हो नाम से। मैं कहां से कहां पहुंच जाता हूं, लेकिन फिर भी जब लोग कवंदती लगाते हैं तो उस पर सत्ता में बैठे लोगों का भी मन होता है। ऐसे ही जयपुर के अंदर जो यहां जयगढ़ ही था, जहां तक है मेरा ख्याल है ना, जयगढ़ ही था ना, हाँ भाई गूगल गुरु, हाँ जयगढ़ के अंदर जो है जाना था गोल्ड का, और कहते हैं कि इमरजेंसी जब लगाई इंदिरा गांधी जी ने तो कई ट्रक भेज करके यहां से गोल्ड निकलवाया गया था। एनीवे, अब पता नहीं किसका क्या सही था क्या गलत था। तो यहां पर एएसआई का कहना है कि यह काल्पनिक है। अच्छा, एफिडेविट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट यह तय कर चुका है कि ताजमहल में किन हिस्सों को खोला जाए और किन्हें बंद रखा जाए। यानी सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि इन्हें बंद रखा जाए, ऐसा एफिडेविट में कहा गया है। इसलिए एएसआई का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट चूंकि पहले ही मना कर चुका है तो उसकी पुनर्समीक्षा का कोई सवाल खड़ा ही नहीं होता। अब एएसआई के मुताबिक सुरक्षा के कारण से ताजमहल के नीचे जाने वाले रास्तों को और कमरों को बंद रखा गया है। मेरे प्यारे साथी जो भी क्लास में उपस्थित हैं उनके अंदर इस समय बहुत तेजी से, मतलब एकदम खून का जवार सा उमड़ रहा होगा। कई तो हो सकता है अभी निकल लेंगे कि आज जाकर के देखेंगे कि यार वो कमरे हैं कहां। हम लोग एकदम जुगत लगा के बैठेंगे, ताजमहल का टिकट लेकर जाएंगे और देखेंगे कि अल्टीमेटली है क्या। देख लेना, बोल तो नहीं सकते। आगे चलिए। तो उम्मीद है कि आपको विवाद समझ में आ गया, ताजमहल और तेजो महाल की कहानी समझ में आ गई। यहां से आगे कोर्ट के ऊपर विचार करिएगा क्या है।
ये जितने भी विचार मैंने यहां रखे हैं ये मेरे अपने विचार नहीं हैं, ये लेखक के विचार हैं। मैं किसी भी कंट्रोवर्सी में आपको ना डालना चाहता हूं ना खुद पढ़ना चाहता हूं। ये जो बातें लिखी हैं ये समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हैं। सारे पत्र रेफरेंसेस में मैंने स्क्रीन पर आपके ऑलरेडी लगाए हुए हैं। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई यहां पर जवाबदेही चाहिए तो कृपया 12 तारीख तक का इंतजार करें। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होना संभावित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीकेंड्स पर अनअकैडमी के एप्लीकेशन पर पेड क्लासेस में मेरी इकोनॉमिक्स की क्लासेस चल रही हैं। यदि आप चाहते हैं तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसलिए ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्राइसेस जल्दी ही बढ़ने वाले हैं। एसएससी का मेगा कॉम्बैट इस मई 15 को है, जो कि एक फ्री टेस्ट है जिसमें आप चाहें तो फ्री में भी आप अपना कोर्स जीत सकते हैं। मेरा रेफरल कोड अंकित 10 है, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट सभी प्रकार के सब्सक्रिप्शंस पर प्राप्त कर सकते हैं। यूपीएससी के कोर्सेज के अंदर 12 महीने के साथ 3 महीने का जो एडिशनल सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है वो आज रात 12 बजे तक वैलिड है। अगर आप चाहें तो उसे यूज कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करने से आपको तमाम एडुकेटर्स की क्लासेस एक ही सब्सक्रिप्शन से मिल जाती हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। इजी ईएमआई ऑप्शंस के साथ आपको क्लासेस अवेलेबल कराई जा रही हैं। इस रविवार आप लोगों के लिए एक टेस्ट अनअकैडमी के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर रखा गया है। अनअकैडमी के 11 प्लेटफॉर्म्स ऑफलाइन बन चुके हैं, इंक्लूडिंग जयपुर और दिल्ली। आप वहां पर जाकर के भी मेंस का टेस्ट देकर या प्रीलिम्स का टेस्ट 15 तारीख को देकर आ सकते हैं। जहां भी जाएं बस रेफरल कोड अंकित 10 याद करके पहुंचे। कोई भी सब्सक्रिप्शन लें लेकिन हमेशा पहले याद रख लें कि प्राइसेस बढ़ने वाली हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपकी प्लानिंग को उसी के अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए। एसएससी कैटेगरी के अंदर फिलहाल जो ऑफर चल रहा है उसमें भी 12 महीने के साथ 2 महीने का एक्सटेंशन आपको दिया जा रहा है।